हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है अब इस चैनल का न्यू लोगो। जो पुराना लोगो था मैंने उसको चेंज कर दिया है, उसको हटा दिया है और अब से इस चैनल का यही परमानेंट लोगो रहेगा। स्टडी ट्यूब एजुकेशन जो आप चैनल को देख रहे हो इसका न्यू लोगो ये है अब से। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। इस सीरीज में हम लोग 24 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पार्ट नंबर 24 तक। 25 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। और इस सीरीज में हम लोग 800 सवालों तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग 801 से आगे बढ़ेंगे। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। यानी जब कोई वस्तु की जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से अधिक हो तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? उस वस्तु को कहा जाता है पराध्वनिक। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? आप जानते हो कि प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के ऊपर बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? जब दूर की वस्तु पीड़ित व्यक्ति देखेगा तो उसका इमेज रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाता है। जब भी वो दूर की वस्तु को देखेगा तो उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए ना, रेटिना पे नहीं बनेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष के अंदर, और इसको सही करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। अवतल लेंस, ये देखो ये अवतल लेंस है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस बोले तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। जब कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल हुआ तो देखो प्रतिबिंब वापस से रेटिना पर बनना स्टार्ट हो चुका है। कंपन इंगित करता है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो अगर कोई वस्तु कंपन कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? दो पॉइंट के बीच क्या है? वो आना जाना कर रहा है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना, उसी को तो कंपन बोलते हैं। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है। राइजोपस आपको याद होगा, राइजोपस भी ध्यान रखो, और एस्परजिलस ये दोनों ही क्या है? कवक है, और मशरूम भी कवक ही होता है। तो इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है? यहाँ देखो आप, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये सारे क्या है? स्पोरेंजिया है। ये सारे स्पोरेंजिया है और इसमें होते हैं स्पोर्स। ऐसे छोटे छोटे काफ़ी स्पोर्स होते हैं भरे हुए। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब ये फट जाता है। फटने के बाद क्या होगा? ये सारे स्पोर्स हवा में बिखर जाते हैं और जहाँ जहाँ ये स्पोर्स जाकर के गिरेंगे वहाँ पर नया कवक ग्रो कर जाएगा। तो ये होता है बीजाणु समासंग। पूरा बोलते हैं बीजाणु समासंग, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बीजाणु समासंग बोल दो या फिर स्पोर फॉर्मेशन बोल दो अंग्रेजी में। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है। वस्तु का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में वेग। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर। सी हमारा राइट आंसर। पीवीसी का पूर्ण रूप है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका इस्तेमाल जो है बहुत बड़े लेवल पर होता है। काफ़ी सारी चीज़ों में पीवीसी का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रिक वायर होता है उसके ऊपर जो कोटिंग होता है, विद्युत रोधी जो कोट होता है, उसमें भी पीवीसी का इस्तेमाल होता है। ये जो पाइप आप देखते हो, प्लम्बर इस्तेमाल करते हैं पाइप वगैरह का, वो सारा पीवीसी का बना होता है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इसमें से बताना है कि गलत है? अधातुएं ऋणायन बनाती है, तो ये सही है। जो अधातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन अधातु ग्रहण करती है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अधातु धनायन बनाती है, ये गलत हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। धनायन बनाती है धातु, न कि अधातु। अधातु विद्युत की कुचालक होती है, तो ये भी सही है। जो अधातु होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं और धातु सुचालक होते हैं। दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है। दृढ़ उत्तक को बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इंग्लिश में बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। बी हमारा राइट आंसर। डैश को अनबुझा चूना कहा जाता है। अनबुझा चूना बोल दे, या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोल दे, या फिर आपसे बोल दे कली चूना। कली चूना यानी कि क्विक लाइम। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं भगड़ा चूना।
भकड़ा चूना बोल दो, या फिर बुझा हुआ चूना बोल दो, या फिर स्लैक्ट लाइम बोल दो, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु हैं। टोटल 7 उपधातुएं हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। कौन कौन से हैं देख लो। बोरोन है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऐसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से आंसर कर दोगे। ये है आपका आवर्त संख्या 2 में, ये है आवर्त संख्या 3 में, ये दोनों है आवर्त संख्या 4 में, ये दोनों है आवर्त संख्या 5 में, और ये है आवर्त संख्या 6 में। तो ये है 4 में और ये दोनों, और ये है 5 में। तो 4 और 5 हमारा राइट आंसर। अब इस सवाल को जो है आप पढ़ो आराम से कि ये क्या कह रहा है। मैं सीधा सॉल्यूशन पे आता हूँ। आप जानते हो जो ठोस होता है, ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं ठोस के, वो काफ़ी पास पास होते हैं। ये बात आप जानते हो। ठोस के जो कण होते हैं पास पास होते हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है यानी कि आणविक बल जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। जब हम बात करते हैं द्रव को लेकर के, तो द्रव में क्या होता है, यही जो कण होते हैं ये थोड़े दूर होते हैं, यही कण जो है थोड़े दूर होते हैं। और जब हम बात करते हैं गैस में, तो ये कण जो है और भी ज़्यादा दूर होते हैं, ये कण और भी ज़्यादा दूर होते हैं। आप जानते हो जब हम ठोस को गर्म करते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यही ठोस द्रव में कन्वर्ट होता है, और जब हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यही द्रव जो है गैस में कन्वर्ट होता है। इसके अगर हम ठीक उल्टा करें कि गैस से हमें द्रव में जाना है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ेगा। ये जो सिलेंडर होता है, आप जानते हो इस सिलेंडर में होता है गैस, इस सिलेंडर में गैस भरी है, लेकिन इसमें जो गैस भरी गई है वो गैस द्रव अवस्था में है। वो गैस कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। ये द्रव अवस्था में कैसे आया होगा, ये द्रव अवस्था में आया होगा तापमान को कम करके, क्योंकि गैस से हमें द्रव में जाना है तो तापमान को डेफिनेटली कम करना पड़ेगा और दबाव को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर को क्यों बढ़ाएंगे, प्रेशर को हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं ताकि ये जो पार्टिकल्स जो दूर दूर थे ना, वो पास पास आ जाएं, वो इतने पास आ जाएं जितने कि एक द्रव अवस्था में होता है। यही किया जाता है यहाँ पर इस सिलेंडर में। इसे बोलते हैं गैस को कंप्रेस करना। गैस को कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित किया जाता है तापमान को कम करके और दबाव को बढ़ा करके, तापमान को कम करके और दबाव को बढ़ा करके। तो इस वाले में जो हो जाएगा, पहला वाला में गैस कंटेनर हो जाएगा, इसमें गैस हो जाएगा और इसमें गैसो हो जाएगा। गैस कंटेनर, उसके बाद गैस, उसके बाद गैसो। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है। उसके बाद एक होता है अपघटन अभिक्रिया, जिसमें कि एक अभिकारक टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। तो यह है संयोजन और यह है वियोजन। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अब ये एक गणित का सवाल है। आपको यहाँ पर दे रखा है स्पीड, आपको यहाँ पर स्पीड दे रखा है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, टाइम पूछा है। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर 7 किलोमीटर है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर एसआई मात्रक में चाहिए, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर 700 है, तो 1 0 से 1 0, 2 0 नीचे, 2 0 ऊपर, 7 से ये 7 खत्म, 10 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को डैश कहा जाता है। 2 वस्तुओं के बीच, कोई भी 2 वस्तु, पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 वस्तु को उठा लो आप, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r²। मतलब ये अगर एक मास है m1, ये एक मास है m2, और इसके बीच की जो दूरी है वो है r, तो हम इस वाले फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए। इस G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। पूरे यूनिवर्स के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट है। आप विकास के संबंध को, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की किताब का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज।
द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है उसके कारण तने की लंबाई बढ़ती है, लेकिन टिप से, ठीक है, एकदम शीर्ष वाले भाग से। और जड़ों में जो शीर्ष होती है वहाँ पर भी ये एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इंटरकैलेडी मेरिस्टेम पर्व संधि के बीच की लंबाई को बढ़ाना इसका काम है। उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम का काम होता है मोटाई को बढ़ाना, तने की मोटाई को बढ़ाना। इसी को बोलते हैं गर्त में वृद्धि करना, पार्श्व वृद्धि। बी हमारा राइट आंसर, लैटरल मेरिस्टेम। एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं 1 दर्जन में कणों की संख्या 12 है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 दर्जन कण है तो आप क्या बोलेंगे? संख्या में 12 कण है। ऐसे ही अगर 1 मोल में कणों की संख्या बोल दे तो हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को क्या बोलते हैं? एवोगाद्रो नंबर। किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह दर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यह बात सबसे पहले किसने कहा? जेम्स मैक्सवेल ने। आप इस टेबल को ध्यान में रखिए अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, और उन्होंने ये कहा था कि जो श्वेत प्रकाश है, यहाँ पर लिख लेना श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। और न्यूटन ने ही कहा था कि श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। ये न्यूटन ने कहा। हाइजन ने कहा कि प्रकाश तरंग है, वेव नेचर जो है, लाइट के पास जो वेव नेचर है, इस बात को सबसे पहले किसने कहा? हाइजन ने कहा। थॉमस यंग ने प्रकाश का व्यतिकरण दिया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये थॉमस यंग ने दिया। मैक्सवेल ने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रकाश एक विद्युत चुंबक की तरंग है, यानी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों है। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया है, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था किस लिए? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, इसी के लिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में मोलों की संख्या होगी। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, जितना परमाणु द्रव्यमान रहे उसी में ग्राम लगा दो, यही हमारा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। जितना परमाणु द्रव्यमान रहे उसमें ग्राम लगा दो, वही हमारा 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 12 ग्राम में 1 मोल है तो 24 ग्राम में 2 मोल हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है पोलोनियम। ए हमारा राइट आंसर। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। प्रति इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बट्टे में आयतन। तो प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को देखना है और आपको अवरोही क्रम चुनना है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन है। इसमें से जब आप 2 हाइड्रोजन उड़ा दोगे, 2 हाइड्रोजन आप गायब कर दोगे, तब एल्कीन बनता है। और इसमें से भी जब 2 हाइड्रोजन उड़ा दोगे आप CnH2n-2, तब जाकर के एल्काइन बनता है। तो आप देखो जैसे जैसे हम एल्केन से एल्काइन की तरफ आए हैं, हाइड्रोजन की संख्या जो है यहाँ पर घट रही है। तो सबसे ज़्यादा एल्केन के अंदर होगा, उससे कम हाइड्रोजन एल्कीन के अंदर और सबसे कम एल्काइन के अंदर। डी हमारा राइट आंसर। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा पूरे ब्रह्मांड में हर 2 वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। हर 2 वस्तु के बीच में पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी, चाहे वो कितना भी बड़ा वस्तु क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी छोटा वस्तु क्यों ना हो, चाहे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की बात क्यों ना करें, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और अभी मैंने आपसे कहा कि जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान में रखना है आपको, कैपिटल G m1m2/r²। इस फॉर्मूले को देखो और आंसर टिक करो। यहाँ देखो आप, जो बल है वो समानुपाती है द्रव्यमान के गुणनफल के, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक है, सही है। और व्युत्क्रम अनुपाती है उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के,
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए हमारा राइट आंसर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। खारे पानी में यानी कि सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हम लोग हेलोफाइट बोलते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट यानी कि एक्वाटिक प्लांट, जलीय पादप। मैक्रोफाइट का मतलब ही एक्वाटिक प्लांट ही होता है, चाहे वो अंशतः पानी में डूबा हुआ हो चाहे पूर्णतः डूबा हुआ हो। जेरोफाइट का मतलब होता है जो ऐसे जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पानी की बहुत ही कमी है, पानी की बहुत ही कमी है, ड्राई प्लेस है, जैसे कि जो मरुस्थल है वहाँ पर अगर कोई पादप है मतलब वो जेरोफाइट है। तो कैक्टस हो गया, कैक्टस बोल दे या फिर ओपुन्शिया बोल दे, नागफनी बोल दे, ये क्या होते हैं? जेरोफाइट होते हैं। आपको यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है और आपको यहाँ पर चार्ज दे रखा है। आपसे पूछा है कितना काम करना पड़ता है। दो बिंदु के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो 10 वोल्ट है और उनके बीच 2 कूलम चार्ज को स्थानांतरित किया गया है। तो कार्य कितना करना पड़ा? तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कार्य बराबर हमारा होता है विभवांतर और गुने में आवेश। तो 10 और गुने में 2 यानी कि 20 जूल, जो कि एक ही विकल्प में दे रखा है, वो है बी। डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है कली चूना। फॉर्मूला मैंने आपसे क्या कहा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस और इसका होता है CaO। ये एक अभिक्रिया है, आपके सामने बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी NCERT का रिएक्शन है, NCERT की बुक में दे रखा है। ये दोनों ही रिएक्शंस आप ध्यान में रखो, ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ आप देखो ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन छोड़ करके, मैंगनीज को छोड़ करके ऑक्सीजन जो है वो भाग गया। तो ऑक्सीजन को छोड़ करके जाना ये कहलाता है रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो MnO2 का हो गया अपचयन। देखो MnO2 से MnCl2 ये हो गया अपचयन। क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ करके भाग गया। यहाँ आप देखो HCl से हाइड्रोजन छोड़ करके चला गया और यहाँ पर केवल क्लोरीन बचा। HCl से केवल क्लोरीन बचा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का छोड़ के जाना ये कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन छोड़कर जाएगा तो अपचयन, अगर हाइड्रोजन छोड़कर जाएगा तो उपचयन। तो HCl का Cl2 में हो गया उपचयन, तो यहाँ हो गया उपचयन, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया MnO2 का रिडक्शन। तो एक ही अभिक्रिया में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे यहाँ देखो आप, यह है जिंक ऑक्साइड, यह है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से देखो आप, यहाँ केवल जिंक बचा है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया, यानी जिंक ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का छोड़ करके जाना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और कार्बन के साथ जाकर के ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ZNO का यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में अपचयन उपचयन दोनों हो तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। डैश तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो चमगादड़ होते हैं वो कौन सा साउंड निकालते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि प्रश्रव्य ध्वनि। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। ये भी देख लो, एग्जैक्ट NCERT का लाइन उठाकर आपसे पूछा गया है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। ये बात आप जानते ही हो, ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं जब आप बाह्य बल लगाते हो। तो बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। ज़्यादा बल अप्लाई किया जाए, बाह्य बल अप्लाई किया जाए तो ठोस टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाह्य बल और दृढ़ता। सी हमारा राइट आंसर, बाह्य बल और दृढ़ता। रिजिडिटी, यह गुण जो है रिजिडिटी कहलाता है। ये दे रखा है आपसे, पूछा है निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है। तो अल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है सिंपली, और कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है। डी हमारा राइट आंसर। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। ये हमारा पार्ट नंबर 25 था। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।